एक भालू गरुड़ पहाड़ी कगार के ऊपर से उड़ रहा था। तभी पहाड़ की चोटी पर मौजूद युवक ने धनुष खींचा, तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। अगले ही पल भालू गरुड़ एक ही तलवार के वार से दिल के आर पार छेद दिया गया। इसे देखने वाले अधीनस्थों ने उसे सराहा और मान लिया कि उसकी तलवारबाजी दिव्य स्तर तक पहुंच चुकी है। जिस बात का उन्हें पता नहीं था वह यह थी कि वह एक ट्रांसमाइग्रेटर था। यहाँ पहुंचने के पहले ही दिन शाही दरबार ने उसे वांछित अपराधी घोषित कर दिया। युद्ध कौशल और एक ड्रैगन कैट होने पर भी वह अपराध बोध के साथ डाकू का खिताब नहीं ढोना चाहता था, क्योंकि वह पहाड़ी डाकू की पहचान मिटाना चाहता था। जब वह पहाड़ से नीचे उतर रहा था, उसने एक घायल बग्घी को गुजरते देखा, मुखौटा पहना और धनुष की डोरी खींच ली। तीर 10 माख की गति से बग्घी की ओर उड़ा और युवा कुलीन इतना डर गया कि कपड़े गीले कर बैठा, रो पड़ा, बाहर निकला, गिरा और दया मांगने लगा। युवा कुलीन ने चांदी की पर्चियों में 1 लाख तायल की पेशकश की और अपनी अभी अभी ब्याही हुई मंगेतर को भी किले की पत्नी के रूप में देने लगा, विनती करते हुए कि उसे छोड़ दिया जाए। युवा कुलीन और युवक इतने समान दिखते थे कि मानो एक ही सांचे से ढाले गए हों। इस समानता ने युवक को साहसिक निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उसने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे युवा कुलीन को हिरासत में लेकर किले में वापस ले जाएं, जबकि वह स्वयं उसका भेष धरकर विवाहिता के साथ शहर में पद ग्रहण करने निकल पड़ा। उस पहचान में कदम रखते ही वह डाकू होने के कलंक से नाता तोड़ सका था। परिवार द्वारा विवाह के लिए मजबूर वह स्त्री उस जिद्दी पुरुष से विवाह नहीं चाहती थी। उसने स्पष्ट किया कि जब तक युवक उसका अपमान या अनाचार नहीं करेगा, वह अग्रिम सहायक बनकर अंत तक इस छल को निभाने में उसका साथ देगी। उसकी समझदारी से प्रभावित होकर युवक ने उसके बंधन ढीले कर दिए। जब दल शहर पहुंचा तो जाल पहले ही बिछ चुका था। उस जिद्दी पुरुष ने राज्यपाल को आदेश सौंप दिया था कि युवक के छोटे अधिकारी बनते ही उसे पहाड़ी डाकुओं का सफाया करने भेजा जाए और सही मौके पर डाकुओं की मांद में ही समाप्त कर दिया जाए। उसी रात राज्यपाल ने स्वागत के लिए भोज रखा। शराब के 3 दौर के बाद राज्यपाल ने डाकू दमन की समय सारिणी टटोली और एक प्याला उतरते ही युवक ने घोषणा कर दी कि वह अगली सुबह लोगों को लेकर पहाड़ पर चढ़ जाएगा। चारा काम कर गया है। राज्यपाल उत्साहित हो गया और सहायता के लिए एक सक्षम अधिकारी की पेशकश की, लेकिन युवक ने इनकार कर दिया और डाकुओं को तुच्छ झंझट बताया। उसी रात वह मांद में लौटा, डाकुओं के कपड़े पहने और मान लिया कि राज्यपाल रिश्वत के साथ लोगों को पहाड़ पर भेजेगा ताकि सरदार डाकू युवा कुलीन को घेर कर मार दे, जबकि राज्यपाल की टुकड़ी घात लगाए वार करेगी। उसने बिना हिचक यह सब स्वीकार किया, यह इरादा रखते हुए कि वह उलट फेर रचेगा जिसमें शिकारी ही शिकार बन जाए। इसके बाद वह शहर लौटा और स्त्री के साथ रात बिताई। भोर होते ही उसने नगर द्वार पर बड़ा दिखावा किया, मुखौटा पहनकर अपने साथ लाए 300 अधीनस्थों का नेतृत्व किया और डाकुओं के दमन के लिए शहर से बाहर निकल पड़ा। राज्यपाल ने यह दृश्य देखा, धन की कल्पना करते हुए इस बात से अनजान कि विनाश उसकी ओर बढ़ रहा है। लाल फूल पहनने वाला हर व्यक्ति अपना साथी होगा, उसे मारना नहीं है और लड़ाई केवल दिखावे के लिए करनी है, जबकि बिना लाल फूल वालों पर हमला करना है। दूसरी ओर राज्यपाल स्वयं 800 पहरेदारों को लेकर दूसरे इन कमांड की सहायता हेतु निकला और शत्रु से भिड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन लाल फूल न होने से दोनों पक्ष आधी रात तक गतिरोध में फंसे रहे और तभी आगे बढ़े। जैसे ही टकराव करीब आया, मुखौटा पहने लोगों ने लाल फूल वाले लड़ाकों को अपना पहचान लिया और संघर्ष को खोखला दिखावा बना दिया। जब मौका ठीक लगा, राज्यपाल 800 सैनिकों को लेकर बगल से घेरने चला। जिस क्षण वे बिना लाल फूल और बिना मुखौटे के दिखाई दिए, दोनों बलों ने अपने हथियार उधर मोड़ दिए और एक साथ उन पर टूट पड़े। पहरेदार भयभीत और असहाय रह गए, क्योंकि जाल बंद हो चुका था।